होगी, इसको भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज आपका। और दर्शकों, हम आपको अपनी पहली खबर पर, जिस पर हम बात कर रहे थे इंडी गठबंधन में महिला आरक्षण को लेकर के क्या कुछ दरार जैसी स्थिति बनी हुई है और किस तरह से आपस में जो सिर्फ उटव्वल की स्थिति है वो भी सामने कहीं ना कहीं दिखने में आ रही है। 2-3 स्टेटमेंट्स भी हमने आपको दिखाया नीतीश कुमार पे, जब वो कहते हैं कि बाकी लोग क्या कुछ कर रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो विपक्ष का गठबंधन है उसको हमने साधने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो इन तमाम खबरों में पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है। केवी प्रसाद जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रसाद सर बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि किस तरह से जो विपक्ष का गठबंधन को हाँ है, लेकिन उसके बावजूद जो आपस का टसल है वो भी सामने दिखाई पड़ता है, क्या जानकारी देंगे, आप क्या कहेंगे? निखिल, हम पहले अगर आपकी रिपोर्ट से ही आओ तो आपकी रिपोर्ट के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल देखें कि अभी संसद का जो विशेष सत्र था, उस सत्र में जब आपने देखा विपक्षी एकता को, और जिसको लोगों ने अपने मल्लिकार्जुन खड़गे ने चट्टानी एकता कहा था, वो चट्टानी एकता जो अगर संसद के बाहर आप देखें कि जिस हालत को आपने जितने साउंड बाइट सुनाए हैं, चाहे नीतीश कुमार को हो या दूसरे लीडर का, तो आपको लगेगा कि ये कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और कम्युनिकेशन का मतलब आप ये सीधे जान लीजिए कि तीसरे जो उनकी बैठक थी मुंबई में, उसमें ये तय हुआ था कि पहला जो इसके पूरे विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की पहली रैली जो होगी वो भोपाल में होगी और उसमें सारे लीडर अपने अपने चीज़ों को, अपने एजेंडे को रखेंगे और वो एक तरह से शुरुआत होगी मिशन 2024 के लिए। और हुआ क्या कि कमलनाथ जी ने उस रैली को सनातन धर्म पे जो लगातार बयानबाजी होते रहते विपक्ष की तरफ से, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया और वो कैंसिल हो गया। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन इतना बात तय है कि सनातन के विरोध में जो ये नेता का मुखर स्वर था उसको लेके कमलनाथ असहज थे और उनको भोपाल नहीं लाना चाह रहे थे। अब रही बात जब आपके अपनी रिपोर्ट पे जब आप आते हैं कि इन सारे चीज़ों में आप देखिए कि दरार की बात आपने कही है, तो किस तरह से अलग अलग सुर बदल रहे हैं। पहला जो एजेंडा उसमें तय होना था मुंबई के अधिवेशन में, तो उसमें लोगों का एक सूत्र फॉर्मूला था कि हम किस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर का फेस तो नहीं, कम से कम एक कन्वेनर को हम अपने शकल में लाएंगे, और उसके बाद सीट शेयरिंग का था। तो अब ये इस चीज़ों को लेके किस तरह से बयानबाजी जो चीज़ें आ रही है, जब आपने बताया कि आज सपा के नेता जो वहाँ पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार, यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो एक तरह से दावा करते हुए अखिलेश यादव को सामने लाते हैं। सीताराम येचुरी परसों तरसों मिले थे नीतीश कुमार से और उन्होंने कहा, जब से पूछा गया पटना में, तो उन्होंने कहा कि ये तय करना पीएम फेस कौन होगा या नेता कौन होगा वो हमारे सारे एमपी जो चुन के आएंगे वो तय करेंगे। तो इन सारे चीज़ों के बीच में जब आप देखते हैं कि आज इंडिया गठबंधन में एजेंडे को लेके कितना कसमकस है, और इस कसमकस को जो महिला आरक्षण का जो भी बिल पास हुआ है संसद से, इसने और बढ़ा दिया है जी। आज अगर इस बात को, अगर आपके पास सबूत, इस चीज़ को मैं दे रहा हूँ, जैसे केस स्टडी के रूप में दे रहा हूँ कि आज राहुल गांधी निकले हैं उस दौरे को लेके, आज छत्तीसगढ़ में हैं और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया है और उस तरह की एक रैली भी उन्होंने निकालेंगे। लेकिन आज उनका एजेंडा जो पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि उनका एजेंडा साफ है कि वो आरक्षण के इशू को, महिला आरक्षण के इशू पे जो वो देख रहे हैं कि सपोर्ट तो उन्होंने संसद के अंदर में किया है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में आप देखें कि वो लगातार उसके खिलाफ में भ्रम भी फैला रहे हैं और उसको एक अधूरा बता रहे हैं। तो अगर ये इस तरह के कवायद में वो जुटे हुए हैं, जिसमें आज उन्होंने एक ओबीसी का उन्होंने एक जो परचम लहराया है, जो कांग्रेस में आप ये देखें कि पिछले 60-70 साल के कांग्रेस के इतिहास में आप देखें तो इस तरह का मूव नहीं था। तो इस तरह का मूव अगर राहुल गांधी ने लाया है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है कि उनका एजेंडा जो है, अब जो रीजनल पार्टी का जो एजेंडा है, या तो उनके साथ चलना है या उनके एजेंडे से अपना हक जो है उससे लेना है। तो अब वो ओबीसी का आरक्षण राहुल गांधी के फेवर में कितना जाता है, क्या ओबीसी के उस फेवर से वो जातीय समीकरण जो बिहार का है उसको वो तोड़ पाएंगे अपने हक में, क्या वो सारे समीकरण सपा के अगेंस्ट में जो यूपी में है उसको तोड़ पाएंगे। लेकिन ये बात देश को पता है कि ये सारे गठबंधन जितने भी ये
नेता तय रीजनल पार्टी बने थे या पार्टियां खड़ी हुई थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट में ही खड़ी हुई थी। और कांग्रेस का जो अपना मैनिफेस्टो था, कांग्रेस की जो अपनी आइडियोलॉजी थी, उसी के अगेंस्ट में कभी आरजेडी जनता दल बनी थी, उसी के अगेंस्ट में कभी समाजवादी पार्टी बनी थी। बिल्कुल। और ये कांग्रेस के ही सारी चीजों को जिस तरह से ये जो पूरी कवायद है विनोद जी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपना वोट बैंक वापस लेने के लिए भी, चाहे वो ये जरूर कहा जा रहा है कि एक गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे जो दल हैं, उनको ये लगता है कि कांग्रेस कुछ देने की स्थिति में नहीं है, लेने की स्थिति में है, तो कौन किस तरह से उसमें अपनी अपनी स्थिति बचाने वाली स्थिति होती है। केवी प्रसाद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब महिला आरक्षण पर जिस तरह से बातचीत हो रही है और अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो ये भी समझेंगे कि उन्होंने बिल का समर्थन किया है, तो आखिर संसद में ये बात क्यों नहीं उठाई गई थी और क्यों नहीं वहां पर इस बिल का विरोध ही कर लेते? या तो फिर निखिल जी, इसमें दो बात है मेरे ख्याल से। संसद के जो संसद में जो बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ओबीसी की बात कई सांसदों ने रखी थी अपनी तरफ से, और तमाम सारी बातों में जो बात रही थी। सवाल दूसरा जो आप उठा रहे हैं, देखिए इसमें दो मुद्दे हैं। महिला आरक्षण बिल जो पहली मर्तबा 3 बार जो इससे पहले पेश करने की कोशिश की गई और हो नहीं पाया, 2010 का आखिरी मामला है, वहां तक आप देखिए आज के जो इंडिया अलायंस के जो 2 घटक है वो बिल्कुल घोर विरोधी थे इसी ओबीसी कोटा को लेकर। वो चाह रहे थे कि कोटा के अंदर कोटा रखा जाए महिला आरक्षण के बिल के अंदर, और वही वजह थी कि वो विरुद्ध खड़े थे। और कुछ दिन पहले ही शायद राहुल गांधी ने इस बात को शायद कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी थी कि शायद उनसे चूक हो गई, ओबीसी उस वक्त नहीं उनको करना चाहिए था जब उनकी सरकार 2010 में। तो तमाम सारी बातें हो रही हैं। तो जो साथी आपके विनोद जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जरूर ये कोशिश करेगी कि अपना जो बेस है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करे, और ओबीसी को लेकर आपको याद होगा कि ये जो चर्चा आज से पहले जो पिछले बार सेंसस हुआ था उसमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर सेंसस की मतलब जनगणना में बात की गई थी, लेकिन वो आंकड़े आए नहीं, उसमें कुछ त्रुटियां थी करके उस वक्त उजागर नहीं किया गया। और लगातार कांग्रेस पिछले दिनों से विपक्ष कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि वो डाटा बाहर आए। खैर अभी तो नया सेंसस होना है, तो ये सारी बातें पहले से कहीं ना कहीं है, लेकिन ये आगे चल के जो गठबंधन बना है वो और 2024 में क्या रूप इख्तियार करेगी, ये इस वक्त देखने की बात है। लेकिन जी, निश्चित तौर पर तो ये सवाल भी पूछा जाएगा कि अभी आज आप सेंसस की बात कर रहे हैं, तो जो 2011 में सेंसस हुआ था, आखिर उसके आंकड़े आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किए थे, और क्या वो स्थितियां आज की डेट में बदल गई हैं? केवी प्रसाद जी, ये सवाल भी पूछा जाएगा। और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जब संसद में आप खड़े हुए थे बिल के समर्थन में, तो आप बाहर आकर के कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, क्योंकि उस वक्त ही अपनी स्थिति आपको क्लियर करनी चाहिए थी। ये लगता है कि मन भावे मूड हिलावे, ये वाली स्थिति। बहरहाल हमारे साथ में जो हमारे तीसरे मेहमान हैं बीजेपी के